अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ वेक्टर्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वेक्टर क्या होते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया था, जिसमें यूनिट वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था। बिकॉज आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर्स को किस तरह से हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप लाजमी उस वीडियो को एक बार देख लें, ताकि आपको क्लियर हो सके कि वेक्टर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है। इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क है। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी थी, तो अगर किसी ने वो नहीं देखी तो आप उसको लाजमी देख लें। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। तो आपके पास सबसे पहले जो बुक में डेफिनेशन गिवन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की, मैंने यहाँ पर वो डेफिनेशन लिख ली है। वो डेफिनेशन क्या है? द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं? हमारे पास कोई भी अगर वेक्टर है, फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है ये एक वेक्टर है, इसको नेम दे दिया मैंने वेक्टर ए का, ठीक है। अब मैं इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स यानी इसके पार्ट्स में क्या करूँगी? ब्रेक करूँगी। अगर तो मैं इस वेक्टर को इसके पार्ट्स में ब्रेक कर दूँ, पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करना है कि वापस अगर मैं उनको कंबाइन करूँ तो मेरे पास वेक्टर ए आ जाए। तो वो जो पार्ट्स हैं जिनमें आपने उस वेक्टर को ब्रेक किया है वही एक्चुअली इस वेक्टर के क्या होंगे? कंपोनेंट्स होंगे। अब आपके पास अगर आप टॉपिक में नोट करें तो कह रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स तो समझ आ गया, पार्ट्स होते हैं, बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर आप देखें कि जब आप इस वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो वो कंपोनेंट्स, जैसे मैंने इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है, आपके पास एक कंपोनेंट जो है यहाँ मैंने लिखा है ए एक्स और दूसरा कंपोनेंट है ए वाई। अच्छा, ये किस तरह से ब्रेक हुए हैं और हमने क्या किया है ये मैं आपको भी साथ साथ आगे जो है समझाऊंगी। फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन समझाने के लिए बता रही हूँ कि आपके पास ये वेक्टर है, इसको मैंने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है। एक कंपोनेंट को नेम दिया है ए एक्स का क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे था, और दूसरे कंपोनेंट को नेम दिया है ए वाई का बिकॉज वो वाई एक्सिस पे था। तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, अगर आप नोट करें तो इन दो कंपोनेंट्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है? 90 डिग्री है। इन दो कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल आपके पास 90 डिग्री है, यानी ये दो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हैं आपस में। तो इसी वजह से हम इनको क्या कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर के कौन से होंगे कि जब आप किसी वेक्टर को डिवाइड करें या स्प्लिट करें उसके कंपोनेंट्स में, तो वो जो कंपोनेंट्स जिनमें आपने उस वेक्टर को स्प्लिट किया है वो आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तो वो आपके पास कहलाएंगे उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब अगर इस डेफिनेशन को आप दोबारा रीड करें तो आपको समझ आ जाएगी कि द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ऐसे कंपोनेंट्स वेक्टर के जो आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। आपने एक वेक्टर को जो है ब्रेक कर दिया उसके कंपोनेंट्स में, और वो कंपोनेंट्स, अब कंपोनेंट्स जितने भी हो, आपने जितने भी कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, ये है कि वो कंपोनेंट्स आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे? उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। होप सो कि आपको टॉपिक का नेम क्लियर हो गया होगा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो जहाँ से आपके पास स्टार्ट किया गया है बुक में इस टॉपिक को, कंपोनेंट्स आर इफेक्टिव पार्ट्स ऑफ वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इन 2 डायमेंशन वी टेक कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि हमने क्या किया है? 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशनल प्लेन लिया है, उसमें एक वेक्टर ले लिया जिसका नेम है ए, ठीक है। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाए हैं। एक हमारे पास x कंपोनेंट है जो कि एक्सिस पे होगा, जाहिर बात है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? x एक्सिस होगा, तो x एक्सिस पर एक कंपोनेंट होगा वेक्टर का, और दूसरा कंपोनेंट जो है हमारे पास y कंपोनेंट होगा जो y एक्सिस पर होगा। ये हमारे पास y एक्सिस है, तो ये वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट है जो y एक्सिस पर है, ठीक है। आप नोट करें, ये आपके पास वेक्टर है, वेक्टर a नेम दिया है इसको, और ये इसके पास एक वेक्टर का कंपोनेंट है जो अलोंग x एक्सिस है जिसको मैंने x कंपोनेंट कहा है, और इसी वेक्टर का ये दूसरा कंपोनेंट है जो अलोंग y एक्सिस है जिसको y कंपोनेंट कहा है, ठीक है। जो x कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी अलोंग x एक्सिस है, और जो y कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट है अलोंग y एक्सिस है।
ठीक है। अच्छा, ये कंपोनेंट्स कैसे बने हैं इसको नीचे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो पैरा है ना इसी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बने हैं, क्या किया है तो ये कंपोनेंट्स बने हैं। फिलहाल सिर्फ इसी डेफिनेशंस को और इन पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स एक्सिस पे बन रहा है, एक वाई एक्सिस पे बन रहा है। बोथ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर। आप नोट करें तो ये जो वेक्टर है ये कौन से प्लेन पे है, 2 डायमेंशनल प्लेन पे है, 2D 2 डायमेंशनल प्लेन पे है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ दो ही एक्सिस होंगे, यानी एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। अगर तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल प्लेन होता तो आपके पास जेड एक्सिस भी आ रहा होता, बट यहाँ पे 2 डायमेंशनल है तो आपके पास दो ही एक्सिस होंगे। और चूंकि वेक्टर 2 डायमेंशनल प्लेन में है तो वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। एक आपके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा और एक आपके पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो दो ही कंपोनेंट्स बनेंगे वेक्टर के। तो हमने एक कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का है, एक को वर्टिकल कंपोनेंट का है। और अगर हम नोट करें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर कोई कंपोनेंट हमारे पास इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो वो दोनों कंपोनेंट भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसीलिए ये लिखा है कि बोथ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर, हेंस दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। तो फिर हम इनको क्या कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर हैं, तो इसी वजह से ये कैसे कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वेक्टर के। यही बात यहाँ पर आपके पास लिखी हुई है कि कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल और एक्स कंपोनेंट एंड द कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इज वर्टिकल। बोथ एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर। ये बात हमने अभी डिस्कस की है कि दोनों परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर एंड आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इसी वजह से हम क्या कह रहे होते हैं, इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कह रहे होते हैं। उसके बाद ये डेफिनेशन है, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सबसे फर्स्ट में हमने इसी डेफिनेशन को डिस्कस किया है कि वो कंपोनेंट्स वेक्टर के जो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वो क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहलाते हैं। अब इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। यहाँ तक तो हमें समझ आ गई डेफिनेशन क्या थी और किस तरह से हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इस पैराग्राफ को रीड करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास बने कैसे हैं, क्या हुआ है। तो ये इस सब को देख लेते हैं, डायग्राम किस तरह से बनी है हमारे पास। सबसे पहले आप देखें, आपके पास क्या लिखा हुआ था, इन 2 डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशन का मतलब ये कि अलॉन्ग एक्स दो एक्सिस होंगे हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो 2 डायमेंशन प्लेन में हमारे पास वेक्टर है, उसका नेम क्या दे दिया मैंने, वेक्टर ए। ठीक है, 2 डायमेंशनल का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मेरे पास एक वेक्टर है जो कि क्या है, वेक्टर ए है। और ये जो वेक्टर ए है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है जिसको मैंने नेम दे दिया थीटा। हम देख भी सकते हैं यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बन रहा है जिसको क्या नेम दे दिया है, थीटा का। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास ये कोई वेक्टर है ए और ये वो कहाँ पर है, 2 डायमेंशनल प्लेन में है। तो हमारे पास ये इस तरह से 2 डायमेंशनल प्लेस में हमने रखा है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है। ठीक है, और एंगल आप देख सकते हैं यहाँ पर तो 90 का एंगल होगा और यहाँ पर आपके पास क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0, तो एंगल आपके पास 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा। यानी यहाँ पर आपके पास जो एंगल बन रहा होगा उसकी कंडीशन क्या होगी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो यहाँ कोई एंगल बन रहा होगा जो वेक्टर ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होगा। अब क्या करना है, वेक्टर ए के हेड से हमने वेक्टर पढ़ा है ना, वेक्टर को लास्ट वीडियो में मैंने डिफाइन किया था, तो मैंने आपको बताया था इस तरह से हम एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो एरो का ये जो आपके पास है ये एरो का हेड कहलाता है और यहाँ पर ये एरो की क्या है, टेल है। तो हम एरो के हेड से, ठीक है, ये जो हमारे पास वेक्टर है इसके हेड से क्या करेंगे, प्रोजेक्शन गिराएंगे इस वेक्टर का अलोंग एक्स एक्सिस। अब प्रोजेक्शन क्या होता है, ये वेक्टर ए है, इसका जो साया है यानी शेडो वो हम कहाँ गिराएंगे, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो वो मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर ये है और इसी वेक्टर का प्रोजेक्शन अब हम वाई एक्सिस पर भी गिराएंगे। पहले एक्स एक्सिस पर गिराया फिर वाई एक्सिस पर गिराया, तो ये मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ तक हमारे पास इसी वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे।
ठीक है। तो प्रोजेक्शन वेक्टर ए का ये अलोंग एक्स एक्सिस है और प्रोजेक्शन वेक्टर ए का वाई एक्सिस पे है। प्रोजेक्शन कैसे गिराया होगा, यानी साया कैसे, हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी पे इसका शेडो गिराया है। तो क्या किया होगा, ज़रूर हमने लाइट अप्लाई की होगी। यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस पर गिराया तो यहाँ से हमने लाइट अप्लाई की होगी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर इसका साया आएगा, और अगर वाई एक्सिस पर गिराया तो यहाँ से आप जो है कोई लाइट अप्लाई करेंगे तो इसका वाई एक्सिस पर शेडो आ रहा होगा आपके पास। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारे पास जो वेक्टर ए है उसका शेडो या उसका प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, मैंने उसको कह दिया ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है, तो क्या लिख दिया ए। इसका जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे गिराया उसको मैंने ए का नेम दे दिया। फिर इसका जो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर गिराया है, ये वाई एक्सिस है ना, तो उसको भी मैंने ए का नेम दे दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि प्रोजेक्शन आपने एक एक्स एक्सिस पर गिराया, एक वाई एक्सिस पर गिराया, दोनों को ए का नेम दे दिया, तो इनमें फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये है, चूँकि ये प्रोजेक्शन किस एक्सिस पर गिर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो हम ए के साथ यहाँ पे लिख देंगे ए एक्स। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। और ये प्रोजेक्शन वेक्टर ए का वाई एक्सिस पर गिर रहा है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, वाई। तो ये प्रोजेक्शन है वेक्टर ए का अलोंग वाई, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस पे। तो ये थे हमारे पास जो है प्रोजेक्शन ए एक्स और ए वाई वेक्टर ए का, ठीक है, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो फिर कंपोनेंट्स क्या है, ये तो प्रोजेक्शन हो गया ना वेक्टर ए का अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। अब आगे देखिए ज़रा, ये पॉइंट सुने। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का प्रोजेक्शन हमने गिराया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो यही दोनों आंसर आए, एक्स एक्सिस पे ए एक्स और वाई एक्सिस पर ए वाई। तो मैंने लिख दिया अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास प्रोजेक्शन है वेक्टर ए का ए एक्स, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, ए वाई। अब आप देखें तो आपके पास वेक्टर ए क्या कर रहा था, एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई यहाँ पर थीटा यानी एंगल बना रहा था। अगर आप देखें तो इस पूरे को जो है बुक, अच्छा नेमिंग आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अब बुक में ना इस वेक्टर ए को नेम दिया हुआ है ओ पी, यही नेम दिया हुआ है ना यहाँ पर, ओ पी रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को। आप अपनी मर्जी से नेम दे सकते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ा रही हूँ तो बिल्कुल वही नेम दूंगी ताकि आप वापस रीडिंग करें तो आपको समझ आ रही हो। तो ओ पी रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को। ये जो P से Q तक की लाइन है, ये आपके पास क्या है, मैंने वेक्टर ए का प्रोजेक्शन गिराया है एक्स एक्सिस पर। तो ओ क्यू, यहाँ O से लेकर Q तक आपके पास टोटल ये प्रोजेक्शन आया है वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पर। और अगर आप देखें O से लेकर S तक, ये नेमिंग दे दी है हमने OS, ठीक है। तो इस A वेक्टर का जो प्रोजेक्शन हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है वाई एक्सिस पर जो गिरा है, वो क्या है, OS क्या है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर, और ये ओ क्यू क्या है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। फिर से देख लें, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया ओ पी से, यानी हमने इस तरह से नेम दे दिए ओ पी क्यू, और फिर इसको यहाँ पर एस नेम दे दिया इस प्रोजेक्शन को जो अलोंग वाई एक्सिस था। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर जो ओ क्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस है, चेक करें तो इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ही आ रहा है ये पूरा, किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। तो मैं कह सकती हूँ ओ क्यू किसके इक्वल है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैंने लिख दिया ओ क्यू किसके इक्वल है, ए एक्स के। इसी तरह ओ एस, चेक करें ज़रा, ये ओ एस ओ से लेकर एस तक का जो डिस्टेंस है, चेक करें, ये प्रोजेक्शन है वेक्टर ए का वाई एक्सिस पे, ये पूरा ये यहाँ तक का। तो हम क्या कह देंगे, इसको ए वाई का नेम दिया है। ओ एस किसके इक्वल है, ए वाई के। तो ओ एस को हमने इक्वल ले लिया ए वाई के, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। अब कंपोनेंट्स क्या हैं, तो हमें याद रखना है, नोट दैट प्रोजेक्शन ए एक्स एंड ए वाई, ये जो आपने प्रोजेक्शन बताए हैं ए एक्स और ए वाई वेक्टर ए के अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन्हीं को कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। ये जो हमने प्रोजेक्शन गिराया ना वेक्टर ए के हेड से एक्स एक्सिस पे और वेक्टर ए के हेड से वाई एक्सिस पे, इन्हीं प्रोजेक्शंस को ही हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए के दो कंपोनेंट हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस है और एक अलोंग वाई एक्सिस है। हमें मिले कैसे, प्रोजेक्शन गिराया हमने वेक्टर ए के हेड से एक्स एक्सिस पे और वेक्टर ए के हेड से वाई एक्सिस पे, तो हमें दो जो है कंपोनेंट्स मिले वेक्टर ए के जो कि अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थे। तो इस तरह हमारे पास ये पैराग्राफ अब अगर हम रीड करें तो हमें समझ आ जाएगी क्या लिखा हुआ है। कंसिडर अ वेक्टर ए
आपने वेक्टर ए रिप्रेजेंट करना है जो कि मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, जो कि एंगल थीटा बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से। तो हमने क्या किया, कंसिडर कर लिया वेक्टर ए जो कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एंगल थीटा। आगे क्या कह रहे हैं, एज शोन इन द फिगर, इस फिगर में भी आपको दिखाया गया है। परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखें, परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ किए हैं वेक्टर ए के हेड से, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। ऐसा ही हुआ, वेक्टर ए के हेड से, ये वेक्टर ए है, ये इसकी टेल है और ये हेड है, तो वेक्टर ए के हेड से दो परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ किए हैं, एक एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया है और एक वाई एक्सिस पर। इन्हीं को हम कह रहे हैं द प्रोजेक्शन ओ क्यू। चेक करें, प्रोजेक्शन का वर्ड यूज हो गया, प्रोजेक्शन ओ क्यू ऑफ वेक्टर ए। किसका प्रोजेक्शन है ओ क्यू, वेक्टर ए का, अलोंग एक्स एक्सिस। तो किस एक्सिस पर है, ओ क्यू जो है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ओ क्यू क्या है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। सो इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो यही प्रोजेक्शन इन्होंने क्या कहा है, ये प्रोजेक्शन ही वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, जिसको ए एक्स कह दिया हमने। यानी प्रोजेक्शन किसके इक्वल है, कंपोनेंट के इक्वल है। जो प्रोजेक्शन है वही एक्चुअली आपके पास क्या है, कंपोनेंट है वेक्टर ए का। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस इज ए एक्स एंड इट इज एक्चुअली द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। यही जो है आपके पास वेक्टर ए का क्या है, कंपोनेंट है। इसी तरह आगे लिखा हुआ है द प्रोजेक्शन ओ एस, और जो प्रोजेक्शन ओ एस है ऑफ वेक्टर ए, वो किसका है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है ओ एस अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर है, इज द कंपोनेंट, इज अ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो वो एक्चुअली क्या है, यही प्रोजेक्शन आपके पास वाई कंपोनेंट है वेक्टर ए का, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वाई। और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए वाई। सो द वेक्टर ए इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म कैन बी रिटन एज। तो फिर हम वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हमने ये पॉइंट पढ़ा है यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में हमने क्या पढ़ा है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपके पास क्या होते हैं कि जब हम किसी वेक्टर को जो है स्प्लिट कर देते हैं उसके कंपोनेंट्स में। जैसे ये मेरे पास वेक्टर था, हमने इसको इसके कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो ये जो है ए एक्स और ए वाई, ये एक्चुअली वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए के। तो अगर इन्हीं कंपोनेंट्स को देखें तो इन कंपोनेंट्स, ये यानी वेक्टर ए के कंपोनेंट्स यानी वेक्टर ए के पार्ट्स हैं। अगर मैं इन कंपोनेंट्स को आपस में मिलाऊं तो मेरे पास वापस वेक्टर ए ही बनेगा। कैसे, आप देखें, इस तरह से कह रहे हैं आपके पास कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर ए के आपने दो कंपोनेंट्स बनाए हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस बनाया है और एक अलोंग वाई एक्सिस बनाया है। इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स को अगर आप वापस ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा, वेक्टर ए आएगा। ठीक है, वेक्टर ए जो है इसको आपने तोड़ा है ना दो कंपोनेंट्स में, तो जाहिर बात है अगर आप किसी चीज़ को पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो उन पार्ट्स को वापस ज्वाइन करेंगे तो वही चीज़ आएगी। तो आपने वेक्टर ए को पार्ट्स में ब्रेक किया है, तो इन पार्ट्स को वापस ऐड करेंगे तो आपके पास वेक्टर ए ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर्स, जिनको मैंने आपसे कहा था कि स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं और कैप का सिंबल हम ऊपर लगा रहे होते हैं। यूनिट वेक्टर हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ जिसके साथ भी हम लिखते हैं वो उस वेक्टर की डायरेक्शन बताते हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि हमने एक्स, वाई और जेड जो तीन एक्सिस हैं उन तीनों को एक एक यूनिट वेक्टर दे दिया है। एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आई है, वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या है, जे है। ठीक है, यहाँ जेड का जिक्र क्यों नहीं हो रहा, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको यही बताया कि वेक्टर इस वक्त 2 डायमेंशनल प्लेन में है, यानी सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस की बात करेंगे। अगर 3 डायमेंशनल प्लेन होता तो हम जेड एक्सिस की भी बात करते। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर जो है 2 डायमेंशनल प्लेन में है, तो उसके दो ही कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, ए एक्स और ए वाई। और ये जो आई और जे है ये मुझे बता रहा है कि वेक्टर ए का ये जो कंपोनेंट है ये अलोंग एक्स एक्सिस है। ये आई जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यानी डायरेक्शन बता रहा है वेक्टर की कि वेक्टर किस एक्सिस पर है, किस तरफ है, एक्स एक्सिस पर है। और ये जो ए वाई जे है, ए वाई तो चले कंपोनेंट है वेक्टर ए का, ये जो जे साथ लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि जे एक यूनिट वेक्टर है, आई एक यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का सिर्फ काम क्या होता है, यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, सिर्फ हमें डायरेक्शन बताते हैं कि वेक्टर किस तरफ है।
तो ए एक्स के साथ जो आई लिखा है ये बता रहा है कि आई जो है हमें बता रहा है यूनिट वेक्टर है कि वेक्टर ए एक्स जो है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और जे हमें क्या बता रहा है कि ए वाई जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है। और हमारे पास जो है इन दोनों को मिलाने से आपके पास वापस वेक्टर ए आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई है और एमसीक्यूज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। याद रखना है आपने, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। 1 क्यों होता है ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको लाजमी देख लें ताकि आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो क्या है कि हमें ए एक्स और ए वाई जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए के, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जब आपसे कह दिया जाए कि आपके पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई वेक्टर के, तो आप उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करके दें, तो उसके लिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करनी होंगी। याद रखना है जब भी मैग्नीट्यूड का लफ्ज़ आ जाए कि आप ए एक्स और ए वाई का फाइंड करके दें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, तो आपने क्या यूज़ करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करनी है। ठीक है, अब जो है आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक लेक्चर दूंगी। इससे पहले आप ये पढ़ भी चुके होंगे 9 मैट्रिक में। तो आप यहाँ पर अगर देखें, इसी डायग्राम को वापस थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके पास ये क्या है, वेक्टर ए है। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर ए है और ये आपने इसके क्या किए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ किए थे ए एक्स और ए वाई। ठीक है, इससे पहले तो अब जो है अगर आप एक चीज़ चेक करें यहाँ पर, तो ये जो आपके पास वेक्टर ए है, इसका जो कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस था आपने उसको नेम दिया था ए एक्स का, और इसका जो कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस था उसको नेम दिया था ए वाई का। चेक करें तो इसी लाइन को जिसको आपने ओ एस को ए वाई का नेम दिया है, जो कंपोनेंट है वेक्टर ए का वाई एक्सिस पे, उसको ए वाई नेम दिया है, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल ये लाइन है। इस लाइन के पैरेलल आपके पास ये लाइन है। तो ये आपके पास अगर आपने इसको ए वाई का नेम दिया हुआ है तो आप इसको भी ए वाई का नेम दे दें। ठीक है, यहाँ पर एक और डेफिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं फ्री वेक्टर्स की। टाइप ऑफ वेक्टर में मैंने आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया था, फ्री वेक्टर नहीं पढ़ाया। फ्री वेक्टर क्या होता है कि किसी भी वेक्टर को जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है ना ए वाई, चूँकि ए एक वेक्टर था तो उसके कंपोनेंट्स जो बने होंगे वो दोनों भी वेक्टर ही होंगे। तो ए वाई भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है। तो इसका फ्री वेक्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। और दूसरे लफ्ज़ों में मैंने आपको बिल्कुल सिंपल क्या बता दिया है कि आप जो है आपके पास ये ए वाई है, इसके बिल्कुल पैरेलल जो ये लाइन है ये भी बिल्कुल इसी जितनी है और इसके पैरेलल है, तो आप इसको भी नेम क्या देंगे, ए वाई। इसी तरह ये ए एक्स है तो इसके पैरेलल ये लाइन है, तो इसको भी आप नेम दे देंगे ए एक्स का। अब ऐसा क्यों किया है तो आप नोट करें, मैंने यहाँ पर ऊपर वाली डायग्राम में एक शेडेड एरिया बनाया है। यहाँ पर हमारे पास ये शेडेड जो पार्ट है, ये अगर आप नोट करें, जो अभी मैंने इसको नेम दिया है, अगर आप दोबारा से यहाँ नेम दें तो ए वाई के सामने जो पैरेलल लाइन है उसको ए वाई का नेम दे दिया है, ए एक्स के सामने जो पैरेलल लाइन है उसको ए एक्स का नेम दे दिया है। तो ओ पी क्यू चेक करें ज़रा, ओ पी क्यू जो सिर्फ शेडेड एरिया है, ये एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो बस इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको नेम दे दिया ताकि हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल पर, चूँकि हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करनी है हमें, तो वो हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही होगी। तो हम इस एंगल ट्रायंगल पर अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करेंगे। और क्यों अप्लाई करेंगे, ताकि हमें ए एक्स और ए वाई का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड पता चल सके। तो उससे पहले आप देख लें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। अच्छा, वो जो ट्रायंगल बन रही थी ना ओ पी क्यू शेडेड वाली, वो मैंने यहाँ पर अलग से बना ली है। ठीक है, ए वाई और ए एक्स फिर इस तरह से मैंने नेम दे दिया है। ठीक है, उसी डायग्राम में जो आपने इसको ए एक्स कहा था ना, ये शेडेड ट्रायंगल मैंने यहाँ से यहाँ पर सिर्फ शेडेड एरिया बना दिया है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है जिसपे आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी हैं, साइन, कॉस और टेन हैं, और भी हैं इनके इन्वर्सेस हैं, बट आपने सिर्फ ये तीन जो है साइन, कॉस और टेन, जिसमें से साइन और कॉस आपने यूज़ करना है मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इन वेक्टर्स का, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स का। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमने ये ट्रिक याद की है, जो क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर स्टिल पेंटेड ब्लैक।
अच्छा, यहाँ पर जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखे हैं फर्स्ट वर्ड इनके, इन्हीं से हमने इनके फार्मूलाज याद करने हैं, साइन, कॉस और टेन का। होप सो ये आपको आते भी होंगे, बट अगर किसी को नहीं आता तो ये जो है आप इसको देख लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर लें, आगे कर लें वीडियो, जहाँ से आपने आगे टॉपिक समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है। नहीं तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अगर याद नहीं है तो एक बार आप दोबारा सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करें, इनका जो मैंने पहला वर्ड है वो कैपिटल लिखा है, एस से मैंने लिख दिया साइन, और साइन का फार्मूला इन दोनों के पहले लेटर्स को हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है, पी और एच। अच्छा, उससे पहले आप देख लें परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस कैसे देखेंगे। ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड जो है ये आपके पास क्या होगी, हाइपोटेनियस, ये साइड आपके पास क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास ओ क्यू क्या है, बेस, ठीक है। और इनको नेम आपने यहाँ पर दिए हुए हैं, बेस को क्या नेम दिया हुआ है, ए एक्स का, परपेंडिकुलर को क्या नेम दिया है, ए वाई का, और आपके पास ये जो हाइपोटेनियस है इसको आपने क्या नेम दिया है, ए का, ठीक है। तो मैंने वही नेमिंग यहाँ पर दे दी है। तो बस अब हम यहाँ पे देखेंगे साइन का फार्मूला कैसे आया। यहाँ से एस ले लिया हमने, एस से साइन, पीपल का जो पी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर, और डिवाइडेड बाय इसका पहला वर्ड क्या है, एच, यानी हाइपोटेनियस। एच, पी, और आपको यही दिखेंगे, परपेंडिकुलर का एच, परपेंडिकुलर का आपके पास पी, बी का बेस और एच का हाइपोटेनियस, बस ये 3 वर्ड्स ही हैं जिनको आपने देखना है। अब सी से आपके पास क्या है, कॉस थीटा, और बी और एच इन्हीं में से रिप्रेजेंट कर रहा है, बी से बेस, एच से हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइप। इसी तरह टेन थीटा का टी आपने लिया और पी अपॉन बी, तो टेन थीटा इक्वल है पी अपॉन बी, यानी टेन थीटा आपके पास इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यही परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ये सब किसके इक्वल है, यहाँ पर देखें, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल थी। आपके पास परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर पी क्यू, तो परपेंडिकुलर की जगह पी क्यू, और हाइपोटेनियस की जगह क्या लिख दिया, ओ पी, तो हाइपोटेनियस की जगह ओ पी। कॉस थीटा के लिए भी बिल्कुल यही किया है कि कॉस थीटा किसकी इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है, ओ क्यू, तो ओ क्यू अपॉन हाइपोटेनियस यानी ओ पी। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, और बेस क्या है आपके पास, ओ क्यू, तो पी क्यू अपॉन ओ क्यू। अब पी क्यू किसके इक्वल था आपके पास, साइन थीटा में पी क्यू आपके पास इक्वल है ए वाई, तो हमने साइन थीटा को लिखा ए वाई, और हाइपोटेनियस यानी ओ पी किसके इक्वल था, हाइपोटेनियस के, और वो खुद वेक्टर ए के इक्वल है हाइपोटेनियस, तो आपने यहाँ पर वेक्टर ए लिख दिया, तो साइन थीटा ए वाई अपॉन ए के इक्वल आ गया। इसी तरह कॉस थीटा में ओ क्यू चेक करें किसके इक्वल है, ओ क्यू इक्वल है ए एक्स के, तो हमने लिखा ए एक्स, और ओ पी किसके इक्वल है, वेक्टर ए के, तो अपॉन वेक्टर ए, तो कॉस थीटा ए एक्स अपॉन ए के इक्वल आ गया। और टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ए वाई के, और बेस किसके इक्वल है, ए एक्स के, तो टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, ए वाई अपॉन ए एक्स के। बस ये था आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम इनको अप्लाई करेंगे, बट आपने उससे पहले ये 2 बातें याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड जब हम फाइंड कर रहे होंगे वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए दैट आर ए एक्स एंड ए वाई, इनका जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो यूज़ करनी है, लेकिन किसके लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है ये भी आप समझ लें। जब मैं आपसे कहूँगी, आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा कि आपने जो है वेक्टर ए एक्स का क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आप हमेशा यूज़ करेंगे कॉस थीटा। ए एक्स का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा से फाइंड करेंगे, और ए वाई का मैग्नीट्यूड हमेशा साइन थीटा से फाइंड करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों है आप देख भी सकते हैं, ए एक्स है ना, तो आपके पास चेक करें, जब आप ए एक्स फाइंड कर रहे होंगे, ए एक्स का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है, तो आप चेक करें ए एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स क्या है, बेस है। आपको ए एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ए एक्स क्या है, बेस है, और ए एक्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना वेक्टर ए का, तो किसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए किसके इक्वल है, हाइपोटेनियस। तो 2 चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपके पास इक्वल है कॉस थीटा के। तो यानी जब मैं ए एक्स की बात करूंगी तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हाईलाइट हो जाएगा और आपके पास कॉस थीटा यूज होगा। बट जब मैं ए वाई बोलूँ कि ए वाई फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, ए वाई चेक करेंगे किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर के, और ए वाई किसका कंपोनेंट है, वेक्टर ए का, तो वो किसके इक्वल है, हाइपोटेनियस। तो अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हैं,
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो आप जब भी ए वाई फाइंड करेंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे, साइन थीटा। तो बस ये दो बातें याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड ए एक्स का निकलेगा कॉस थीटा से और ए वाई का निकलेगा साइन थीटा से। उसके बाद वेक्टर ए है, ए जो है आपकी, ये बस एक छोटी सी बात है जो मैंने आपको पहले भी बता दी है कि वेक्टर ए जो है ये क्या है, ए क्या है, ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर को। तो ए हमारे पास वेक्टर है ना, तो जो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे ना ए एक्स और ए वाई, तो वो दोनों भी क्या होंगे, वेक्टर ही होंगे। इसके अलावा आप वेक्टर ए को जब स्प्लिट करते हैं उसके कंपोनेंट्स में, तो दो कंपोनेंट्स आपके पास आ रहे हैं क्योंकि वेक्टर ए कहाँ पड़ा हुआ है, 2 डायमेंशनल प्लेन में है, तो दो ही कंपोनेंट्स आएंगे, ए एक्स और ए वाई। और यहाँ आई और जे क्या कर रहे हैं, ए एक्स आई और ए वाई जे, ये ए एक्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ए एक्स कहाँ है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और जे जो है ये यूनिट वेक्टर है जो ए वाई की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वेक्टर ए इस वक्त वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। सो आई एंड जे आर द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स थे। अब बस टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास टॉपिक क्या था कि कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये जस्ट ये आपने पेपर में लिखना भी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए जो है मैंने बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, और जब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा ए एक्स और वाई का तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो मेन टॉपिक है वो अभी हम करेंगे कि मैग्नीट्यूड जो है हम किस तरह से निकालेंगे वेक्टर का। तो आप यहाँ पर देख लें, वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आप हेडिंग देंगे फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई। सबसे पहले हम ए वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ठीक है, ए वाई क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वेक्टर ए का। हम यहाँ पर साथ डायग्राम भी देख लेते हैं। ये है हमारे पास डायग्राम। ठीक है, ए वाई आप चेक करें, ए वाई क्या है, कंपोनेंट है वेक्टर ए का अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसी ए वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ए वाई का जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो क्या यूज़ होगा, साइन थीटा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वाई। अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए जो कि ए वाई है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वी अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ए वाई के लिए कौन सी होगी, साइन थीटा। हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यही जो ये शेडेड ट्राइंगल है वो मैंने यहाँ पर बना दी है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल को आपने नेम दिया हुआ था ओ पी क्यू, तो हम यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ओ पी क्यू या राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू। हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। ठीक है, और आपके पास हाइपोटेनियस क्या है, ओ पी। तो साइन थीटा इक्वल आ गया पी क्यू अपॉन ओ पी के। अब पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू इक्वल है आपके पास ए वाई के। तो पी क्यू की जगह क्या लिख दिया, ए वाई, और ओ पी किसके इक्वल है, वेक्टर ए के। तो ओ पी की जगह क्या लिख दिया, वेक्टर ए। सो साइन थीटा इक्वल आ गया ए वाई अपॉन ए। हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इनके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे थे तो एरो नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाई अपॉन ए आ गया। अब साइन थीटा आपके पास इक्वल है ए वाई अपॉन ए के। आपको फाइंड क्या करना था, ये ए वाई फाइंड करना था, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। तो यहाँ ए डिवाइड हो रहा है तो साइन थीटा इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा, तो साइन थीटा से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ए वाई आपके पास इक्वल आ गया ए साइन थीटा के। तो ये आपके पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए वाई। ठीक है, तो आपके पास ये मैग्नीट्यूड आ गया ए वाई का। अब जो दूसरा काम करना है, आप हेडिंग देंगे फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स। अब हम फाइंड करेंगे ए एक्स का मैग्नीट्यूड, जो दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट था अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो वी अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। हम दोबारा से क्या अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। और मैंने आपको 2 पॉइंट्स लिखवाए हैं कि जब भी आपको ए एक्स का फाइंड करना होगा तो कॉस थीटा यूज़ करेंगे, ए वाई का फाइंड करना होगा तो साइन थीटा यूज़ करेंगे। तो अभी ए एक्स का फाइंड कर रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो हमने यहाँ लिख दिया कॉस थीटा इक्वल है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दोबारा से वो ट्राइंगल यहाँ पर हमने ले ली। बेस आपके पास क्या है, ओ क्यू, तो बेस की जगह क्या लिख दिया, ओ क्यू। और हाइपोटेनियस क्या है, ओ पी, तो हाइपोटेनियस की जगह लिख दिया ओ पी। यहाँ पर ओ क्यू जो है वो किसके इक्वल है, ए एक्स के। तो हमने लिख दिया ओ क्यू की जगह ए एक्स, और ओ पी किसके इक्वल है, ए के। तो हमने ओ पी की जगह क्या लिख दिया, ए। अब हमें फाइंड क्या करना था, ए एक्स का मैग्नीट्यूड। तो ए एक्स यहाँ पर हम एज इट इज लिखा रहेगा ए एक्स। ए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ कॉस थीटा से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ए एक्स इक्वल है ए कॉस थीटा। जब भी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है और आप
आपको वेक्टर दे देते हैं तो आपसे क्या कह देते हैं, एंगल्स भी आपको दे देते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी दे दें और एंगल भी दे दें, साइन थीटा दे दें, ठीक है। तो आप वो एंगल साइन थीटा कॉस थीटा की रेशोज़ यूज़ कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, और यही फार्मूला आप यूज़ करेंगे। अगर वो आपसे कहें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करके दें तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे ए कॉस थीटा, और अगर न्यूमेरिकल में कह दें कि वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करके दें तो आप यूज़ करेंगे ए साइन थीटा। और अगर आपको वो इस तरह से दे दें कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे दें, साथ ही साथ थीटा भी दे दें, एंगल भी दे दें आपको, और आपसे कहें कि आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करके दें, तो कंपोनेंट्स मतलब दोनों कंपोनेंट्स ए एक्स भी और ए वाई भी, तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, इन दो फार्मूलाज से। तो ये था आपके पास कि आप किस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं और किस तरह से हम प्रोजेक्शन गिराते हैं, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। फिर 2 डायमेंशनल सिस्टम में वेक्टर हमने 2 डायमेंशनल प्लेन में लिया था, अगर 3 डायमेंशनल प्लेन में लेते तो हमारे पास 3 एक्सिस होते, वाई जेड एक्सिस को भी हम ले रहे होते। तो यहाँ पर आपके पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक ही था आपके पास ये टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे कि हम किस तरह से, अभी तक तो हमने सिर्फ ए एक्स और ए वाई यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया है ना। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करके दें, वेक्टर खुद जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं। जब भी आपसे कहें कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करके दें तो यही तरीका है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे, एक्स के लिए कॉस थीटा और वाई के लिए साइन थीटा, वाई कंपोनेंट के लिए। और जब आपसे कहें कि वेक्टर का फाइंड करके दें तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वेक्टर इटसेल्फ जो है, अगर हमें वेक्टर ही दे दें तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं।